हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जो चैप्टर थर्ड है वो इसमें आपको हेल्प करेगा इसको समझने में। और उसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसका लिंक आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही राइट साइड पर मिल जाएगा, जिसे क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इसमें तीन मेथड्स हैं, मेथड्स कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम को। तो हम जो आज सबसे पहले मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सब मेथड्स हमने पढ़ने हैं। तो जो आज फर्स्ट वन हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा मेथड है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड। एंड इसको दूसरा और किस नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। आपको सभी नेम्स का पता होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। और कई बार क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रोडक्ट मेथड क्या कैलकुलेट करें और अगर आपको नाम ही ना पता हो तो आपको सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड, और नेक्स्ट है नेट आउटपुट मेथड। सो वैल्यू एडिशन होता क्या है, वैल्यू एडिशन क्या होता है कि हम हर एक एंटरप्राइज कितना ऐड कर रही है, मतलब कि हमने उस चीज की वैल्यू कितनी बढ़ाई। जैसे कि रॉ मटेरियल हमने 10 रुपए का यूज करा, 10 रुपीज का, और जब उसे हमने सेल करा तो वो 17 रुपीज की सेल हुई। तो इसका मतलब हमने कितनी वैल्यू ऐड करी, 7 रुपीज उस चीज में। तो इसीलिए वैल्यू एडिट का यहीं से फॉर्मूला बन जाता है वैल्यू एडिट का, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हमने कितने की सेल करी, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब वो हमें कितने की पड़ी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मेथड कि वैल्यू एडिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू एडिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम उसे कहते हैं जिसमें हम कितने का उस कमोडिटी को सेल कर रहे हैं। अगर हमने सारा आउटपुट सेल कर दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल के इक्वल होगा। बट अगर हमने कुछ आउटपुट हमारा स्टॉक की फॉर्म में रह गया है तो वहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अभी तक हमने ये बात पढ़ी, अब हमने ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को डिस्कस करा। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूले में सेकंड चीज थी दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसे क्या बोलते हैं, हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं कि हमने रॉ मटेरियल कितने का परचेज करा। जनरली ये जो भी जितने भी नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं उनकी वैल्यू को बोलते हैं। अब नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं। तो फैक्टर इनपुट के लिए जैसे कि लैंड होती है उसको रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। तो इनके अलावा ये सब फैक्टर इनपुट है। तो नॉन फैक्टर इनपुट क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल। तो इसे क्या इंक्लूड करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन किसका पार्ट होता है, रॉ मटेरियल का। सो नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है वैल्यू एडेड मेथड से जो कैलकुलेट होता है वो क्या निकल कर आता है, जीडीपी एमपी। क्या निकल कर आता है, जीडीपी एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या होता है, मार्केट वैल्यू होती है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो मेन क्या है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का टोटल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, कौन से गुड्स की, इंटरमीडियरी नहीं लेने, कौन से गुड्स लेने हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को टोटल करेंगे जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो अब हम एक बात डिस्कस करते हैं कि एस्टिमेट कैसे किया जाता है वैल्यू एडेड मेथड को। तो वैल्यू एडेड मेथड को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, देखिए मान लीजिए कि एक फार्मर है, उसने क्या करा, सीड्स और फर्टिलाइजर्स कितने के खरीदे, 200 के। तो उन 200 सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स का उसने यूज करा तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन हुई। उस 200 से जो उसने वीट बनाया वो कितने का सेल हुआ, 600 का। जो उसने फार्मर के खेत में कितने पैसे लगे, सीड्स फर्टिलाइजर्स कुछ भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसी भी फॉर्म में, ये 200 रुपीज उसने स्पेंड करे। और जो उसकी फार्म से आउटपुट प्रोड्यूस हुआ दैट इज वीट, कितने का सोल्ड हुआ, 600 का। तो इस क्वेश्चन में उसने इस जग स्टेज पर उसने कितने की वैल्यू ऐड करी, 400 की। कितने की वैल्यू ऐड हुई, 400, 600 माइनस 200। अब ये जो वीट है
वो किसका इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब एज ए रॉ मटेरियल की फॉर्म काम करेगा, फ्लोर मिल वाले का। उसने उसकी फ्लोर मिल ने 600 का वीट खरीदा और उस वीट से फ्लोर बना दिया, मतलब आटा बना दिया, और कितने का बेचा, 800 रुपए का। वही 800 फ्लोर क्या बन जाएगा, बेकर के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वो बेकर के लिए जब वो रॉ मटेरियल बन जाएगा तो क्या होगा, फ्लोर, वो उसको बेकर क्या बना देगा उससे, फ्लोर को यूज कर कर ब्रेड, जिसे वो कितने में बेच देगा, 1000 में। अब 1000 में बेकर ब्रेड बेच रहा है, किसको बेच रहा है, रिटेलर को, या रिटेलर आगे किसको बेच रहा है, शॉपकीपर, मतलब किसको बेच रहा है, कस्टमर को 200 में। तो वो कितने की वैल्यू ऐड कर रहा है, 200 की। तो फर्स्ट केस में 600 माइनस 200, 400 की वैल्यू ऐड हुई। अगले केस में 800 माइनस 600, 200 की वैल्यू ऐड हुई। और अगले केस में 1000 माइनस 800, कितने की वैल्यू ऐड हुई, 200 की। तो ये शॉपकीपर के पास ये क्या है, 1200 का, और ये कितने का, 1000 का, तो कितने की वैल्यू ऐड हुई, 200 की। तो ये यहाँ पर 1000 क्या आएगा, हमारा वैल्यू एडेड मेथड से, कि हमें ये इंक्लूड करना चाहिए। देखिए अब आपके पास आगे क्वेश्चन आएगा, जिसको मैं अभी थोड़ा सा आपको यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, वहां पर कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि अगर हम ये 600 भी इंक्लूड करते तो क्या होता, 600, 800, 1000, 1200, तो ये कितनी कितनी बार एक चीज इंक्लूड हो जाती, तो इससे क्या होता, हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्लूड हो जाती। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ही चीज की वैल्यू दो बार ऐड हो जाना कैलकुलेशन करते वक्त। तो इसीलिए हमें दो वेज होते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। या तो आप सिर्फ ये देखिए कि ये फाइनल गुड कितने का है, 1000 का ब्रेड, तो इसी को ही आप कंसीडर करें नेशनल इनकम में, कि फाइनल गुड यहाँ पर कितने का सेल हो रहा है, 1200 का जो भी है, ठीक है। तो जो 1200 का है, तो वो क्या होगा, 1200 का फाइनल गुड है, उसकी वैल्यू को कंसीडर करिए। और या फिर कितने कितने की वैल्यू ऐड हो रही है, जैसे कि 600 माइनस 200, 400, 200, फिर नेक्स्ट 200, ठीक है। तो और ये भी 200, तो कितने की वैल्यू ऐड हो रही है, ये इनका डिफरेंस लेंगे। ओके, सो तो दो वेज होते हैं इसकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। या तो आप जो डिफरेंस है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऐड निकल कर आई, वो लेंगे। या फिर जो आपकी जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल आउटपुट की वैल्यू है, वो कंसीडर करेंगे। जो फाइनल आपने वो ब्रेड कितने का सेल करा, तो वो आप उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रिकॉशन रिगार्डिंग द वैल्यू एडेड मेथड। इसमें कह रहे हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हैं वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड। सबसे पहला क्या है, कमीशन ऑन द सेकंड हैंड गुड्स। मैंने आपको इसको थोड़ा इजी फॉर्म में बताया ताकि आपको याद करने में इजी हो। इसमें क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले याद करना है कि जो सेकंड हैंड गुड पर कमीशन है उसको समझना है, तभी आपको अपने आप जब भी पेपर में आएगा तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, जब इसका लॉजिक क्लियर होगा कि जो कमीशन है सेकंड हैंड गुड में वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी। होगी, क्यों, क्योंकि गुड पुराना है, गुड की वैल्यू इंक्लूड हो गई थी पहले, पर जो मेहनत करी है वो उसको उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है। तो उसने फर्स्ट टाइम जब वो मकान सेल हुआ था या बिल्डिंग सेल हुई थी, तो उसके लिए अलग एफर्ट्स हुए थे, और अगली बार जो दोबारा उसको सेल करा जा रहा है उसके लिए अलग एफर्ट्स हो रहे हैं और उसका रिवार्ड मिल रहा है। तो ये अलग से वैल्यू एडिशन की जा रही है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। अगर मैं खुद के लिए कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसने कार को यूज करा अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो कार क्या हो जाएगी, वो कार क्या हो जाएगी, खुद कंपनी की है, खुद के लिए यूज कर ली, तो उस कार की वैल्यू लगाई जा सकती है, क्योंकि वही सेम कार हम मार्केट में बेचते, तो डिफरेंस क्या है, बस वो हमने खुद के लिए यूज कर ली। तो हमने मार्केट के लिए सेम प्रोड्यूस करी थी, तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है, तो उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे। पर कई बार क्या होता है कि हम कुछ गुड्स हैं, जैसे कि एक फार्मर है, पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, उसने वीट प्रोड्यूस करा और उसकी फैमिली ने ही उसको कंज्यूम कर लिया। तो जो उसने व्हीट प्रोड्यूस कर कर उसकी फैमिली ने ही कंज्यूम कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो इसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये मार्केट में इतना व्हीट बेचते तो कितना, इसकी वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना इजी है। इम्प्यूटेड रेंट ऑन
ओनर हाउस कि जो इम्प्यूटेड मतलब सेल्फ एस्टिमेटेड रेंट है, जो ओनर ने खुद मकान लिया हुआ है, वो हम एक तरह से हमने सेक्रीफाइस करा ना, वो मकान किसी और को किराए पे दे देते तो उसकी इनकम आ रही होती, तो हमने ये सेक्रीफाइस किया है, तो इसको जितना हमने सेक्रीफाइस किया है उस मकान में रहने की वो कॉस्ट होगी, तो उसे भी हम इम्प्यूटेड रेंट बोलेंगे और इसे भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। अब बात हमने शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि कमीशन सेकंड हैंड गुड्स पर क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अलग से उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। फिर उसके बाद जो खुद गुड्स प्रोड्यूस करते हैं खुद के लिए, तो वो क्या होगा, खुद के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है, तो उसे भी कैलकुलेट करेंगे। और अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज की खुद के कंज्यूम करने के लिए, वो यूज कर रहे थे, ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंज्यूम के लिए भी हम उसको इंक्लूड करेंगे। अगर हमारी खुद की फार्मिंग फैमिली उस चीज को कंज्यूम कर रही है तो उसकी वैल्यू तो कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर हाउस, ये भी इंक्लूड करेंगे। अब क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, सेकंड हैंड गुड्स पर कमीशन तो इंक्लूड करी थी, पर सेकंड हैंड को नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि वो बिल्डिंग की वैल्यू तो पहले कैलकुलेट हो चुकी है ना, वो बिल्डिंग तो वही की वही है, उसमें तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई। जो कमीशन है उसके लिए उसने एफर्ट्स दोबारा करे कि उसने कस्टमर को इंटरेक्ट कराया, उसको वो मकान बारी बारी विजिट करवाया, पता नहीं कितने कितने उसके उनको विजिट करने पड़े होंगे किसी को पसंद करवाने के लिए, कितने लोग आए होंगे किसी ने पसंद किया, तो वो उसने एफर्ट्स करे, तो वहां उसके एफर्ट्स की वैल्यू लगाई गई कि उसने कुछ प्रयास करा है, पर उसको गुड की वैल्यू तो पहले ही इंक्लूड थी, तो उसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड नॉट इंक्लूडेड, जैसे कि हमने वहां भी डिस्कस करा था कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड की हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड का पार्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर वो 1200 की सेल हो रही है, तो इसका मतलब अगर उसमें 1000 इंटरमीडिएट गुड है, उनका इंटरमीडिएट गुड है, तो वो 1200 का ही पार्ट है। अगर हम 1200 ले रहे हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो उसी का ही पार्ट है। अगर हम इंटरमीडिएट की भी यूज कर लें, फाइनल में भी वो इंक्लूड है, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो सर्विसेज हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना जरूर डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि एक टीचर है, वो अपने घर पर बच्चे को पढ़ा रही है, तो उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट की जा सकती। हमारी मदर हमारे लिए खाना बना रही है, एक हाउस वाइफ है वो, तो उनकी वैल्यू को भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, प्रिक्योशन। तो इसमें हमने इसलिए इसे टेबुलर फॉर्म में किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए कि जो कमीशन है सेकंड हैंड गुड्स पर वो इंक्लूड होगी, पर सेकंड हैंड गुड्स नहीं इंक्लूड होंगे। खुद के लिए कार बनाई है, खुद के लिए कार कंपनी ने यूज कर ली है, वो होगी। खुद के लिए प्रोडक्शन की कंजप्शन कर ली उसी चीज की, खुद ही बनाया फैमिली ने और खुद ही कंज्यूम कर लिया, जैसे फार्मिंग फैमिली ने, वो भी इंक्लूड होएगी। पर अगर सर्विसेज हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, मतलब कि घर में हमारी मदर हमें सर्विसेज दे रही है, हमारे लिए खाना बना रही है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें उनका डिवोशन, लव, सिंपैथी सब कुछ अटैच होता है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो इसीलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें इम्प्यूटेड रेंट को इंक्लूड करेंगे जो ओनर के हाउस का है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं उसमें रहने के लिए, क्योंकि उससे इनकम कमाई जा सकती थी। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइनल गुड में इंक्लूड होती है, तो उसलिए अलग से उन्हें इंक्लूड नहीं करते। दैट्स ऑल फॉर द प्रिकॉशन। सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये हमने बहुत सारी वहां डिस्कस कर ली है। देखिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज काउंटेड मोर देन वंस, तो उसे क्या बोलते हैं कि एक ही गुड की वैल्यू दो बार कैलकुलेट हो गई, कि मैंने वीट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वीट से जो बाद में ब्रेड बनकर आया उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, तो उस ब्रेड में ऑलरेडी वीट की वैल्यू इंक्लूड थी। तो इसीलिए इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज फाइनल आउटपुट मेथड एंड सेकंड इज वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड के लिए पहले आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। फाइनल गुड्स वो होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर ली है और फाइनल यूजर के लिए वो यूज करने के लिए रेडी है कि इसे यूज कर सकते हैं। पर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उन्होंने अभी बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस करी, अभी उनके अंदर कुछ ना कुछ एफर्ट्स की जरूरत है, अभी वो रेडी नहीं है फॉर द फाइनल यूज। तो फाइनल आउटपुट मेथड में हम वही गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करेंगे जो कि फाइनल गुड्स हैं। जैसे कि हमें वो लास्ट में वो कितने का पड़ा, ठीक है, तो
क्या कहलाएंगे? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर कंसीडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। क्या कि जीडीपी का एस्टिमेट करने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। या तो अपने फाइनल आउटपुट ले लिया कि लास्ट में हमें कितना पड़ रहा है। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, क्या कहते हैं कि जितने का आउटपुट है उसमें से आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दी, जो डिफरेंस आएगा हर यूनिट का उनको ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वैल्यू एडेड मेथड। तो इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का हमें फॉर्मूला पता ही है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी का कंपार्टमेंट का जुलाई का जो पेपर था उसका पार्ट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? जीडीपी दिया हुआ है और नेशनल इनकम दिया हुआ है। देखिए जीडीपी मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एमपी, और नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं? एनएनपीएफसी। तो ये क्या है? 3500। तो अब हमें इनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर एनएनएफसी 3500। कितना लिख दिया? एनएनएफसी 3500। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब हमें इससे किस पर पहुंचना है? जीडीपी पे। तो इनका जो डिफरेंस होगा उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारे पास चीजें मिसिंग है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन था। अब हमें जीडीपी एमपी तक पहुंचना है, तो पहले हम सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मार्केट प्राइस में। तो आपने पढ़ा हुआ है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट मतलब वो चीज फैक्टर की किधर है, कितने की पड़ रही है, तो जब हम उसमें कुछ ना कुछ टैक्सेस ऐड करेंगे तो वो हमें क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगी और सब्सिडी से वो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से हम अगर प्लस कर दें तो हम फैक्टर कॉस्ट से किस पर पहुंच जाते हैं? मार्केट प्राइस है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 400, तो हमने वो प्लस कर दिए। देखिए कैसे पता चला? फैक्टर इनकम 400 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है ऊपर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 400 करोड़। ठीक है, 400 करोड़ हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो एनएनपी एफसी से हम एमपी पर जाने के लिए हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का सहारा लिया। ठीक है, अब हमारे को पता है इससे क्या निकल कर गया? एमपी। पर हमें क्या चाहिए? एन से डी। तो डी से एन पर जाने के लिए क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एन से डी पर जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करते हैं? माइनस। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। अब हमारे को कहाँ जाना है? नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होएगा? माइनस। तो अब हमारे पास जो इनकम है, नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, फॉरेन से आई नहीं हुई, हमने फॉरेनर्स को दी हुई है, तो मतलब ये टू अब्रोड है। तो ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम टू क्या है? 450। तो ये क्या है? टू अब्रोड है। डोमेस्टिक देखिए, नेशनल से डोमेस्टिक पर पहुंचना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करेंगे हम? फ्रॉम को होता तो इसको क्या करते? माइनस, और टू वाले को क्या करेंगे? प्लस। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआई मतलब फ्रॉम माइनस टू। तो अगर माइनस हो रही है ये, तो माइनस, तो ब्रैकेट के बाद तो माइनस फ्रॉम प्लस टू, मतलब माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब ये टू अब्रॉड वाली क्या हो रही है? प्लस। तो यही है फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो टू अब्रॉड थी ये, तो इसीलिए ये प्लस हुई है। इसका लॉजिक ये है कि माइनस ब्रैकेट के बाहर एनएफआई के आगे माइनस है, तो जब वो फ्रॉम के आगे माइनस हो जाएगा और टू के आगे प्लस। अब हमारे पास फ्रॉम तो है ही नहीं, सिर्फ टू के आगे है, तो हमने उसे प्लस कर दिया। तो इससे क्या निकल कर आ गया? जीडीपी एमपी। तो ये जीडीपी एमपी कितना हो गया? 4350। अब देखिए, सॉरी एनडीपी एमपी। अब हमारे को जीडीपी एमपी की वैल्यू भी गिवन है, एनडीपी एमपी की भी। तो हमें पता है कि ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन क्या होता है? नेट, और ग्रोस माइनस नेट क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो अब हमारे पास ग्रोस क्या है? 5000। ठीक है, ग्रोस क्या है? 5000, और नेट क्या है? 4350। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। हमें यही कैलकुलेट करना था। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं इसी टॉपिक की, कि हमारे को यहाँ पर दो चीजें गिवन थी, जीडीपी एमपी और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? एनएनपी एफसी से, और जीडीपी एमपी की थी। तो अब हम एनएनपी एफसी को, अब हमारे पास जो भी चीजें दी हुई हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट, उसकी हेल्प से
हम जीडीपी के क्लोज लेकर जाना चाहते हैं, जीडीपी एमपी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेशनल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मार्केट प्राइस में। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना, प्लस करना पड़ा। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ा। फिर उसके बाद अब हमारे पास एन है, ये नेशनल, और हमें किसके ऊपर जाना है, डोमेस्टिक। एन से डी पर जाने के लिए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है, माइनस। तो अब हमारे पास फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं है, तो हमारे पास क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो टू अब्रोड क्या हो जाएगी, प्लस। तो यहाँ मैंने इसका लॉजिक समझा दिया था, फ्रॉम माइनस टू, ब्रैकेट में बार माइनस है तो माइनस फ्रॉम है ही नहीं, तो प्लस का सिर्फ टू रह गया, तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रोड हो जाएगी, क्योंकि हमारी इनकम हमारे इंडिया ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दी है, तो ये क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगी, प्लस। अगर फ्रॉम होती तो माइनस होती, तो आप यही कहेंगे ना कि नेशनल पर डोमेस्टिक पर जाने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है, माइनस। पर यहाँ क्या है, टू अब्रोड है, तो इसीलिए ये क्या है, प्लस हो रही है। तो इससे हमारी एनडीपी एमपी की वैल्यू निकल गई। जीडीपी एमपी ऑलरेडी गिवन है, तो जीडीपी एमपी में से एनडीपी एमपी माइनस कर दिया तो डेप्रिसिएशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है, कि हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले हमारे को सेल चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल। तो सेल डोमेस्टिक सेल भी है और एक्सपोर्ट भी है, तो दोनों का हमने टोटल कर दिया, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास क्या होगी, नेट टोटल सेल। टोटल सेल में से हम ये मानकर चल रहे हैं, पढ़ा था अभी हमने, अगर स्टॉक बचा हुआ है तो उसको लिख दीजिए। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इसको फॉर्मूला होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। पर यहाँ पर नेट चेंज इन स्टॉक माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा। क्लोजिंग अगर मान लीजिए 30 है तो ओपनिंग कितना होगा, 40, तो इसीलिए -10 आंसर आ रहा है। तो -10 करेंगे, डेल्टा स्टॉक की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पर हमने, -10। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक पहले डायरेक्ट सेल प्लस एक्सपोर्ट करके 210 हो गया। फिर इसके बाद हमने इसमें डेल्टा स्टॉक माइनस कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है ग्रोस वैल्यू एडिड से, वो क्या आती है, जीडीपी एमपी। पर हमें चाहिए तो इसमें से अभी सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट आई है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, मतलब एक ही बार यूज कर वो खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल गुड नहीं है, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसको हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है कि सेल प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो ये 80 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या है, हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमें पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में सेल ढूंढते हैं, सेल कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन से पता चल रहा है 20, तो ये हमने सेल लिख दी। नेक्स्ट है, हमें क्या चाहिए, चेंज इन द स्टॉक। तो चेंज इन द स्टॉक में हमें सिर्फ ये पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 2 है, ओपनिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब इसे प्लस कर दो। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, 22। अब हमने आगे क्या पढ़ा हुआ है, वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करा, तो वो हमने 22 यहाँ लिख दिया। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, किसे बोलते हैं, रॉ मटेरियल को, या फिर उसको जो नया नाम है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन को सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, कि हमने एक बार यूज करे तो बाद यूज नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे जीडीपी एमपी। अगर हमें जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी पर जाना, तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है, कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ है वो कितने साल है, 10 साल है, और उसको वैल्यू कितनी है, 10 लाख। ठीक है, तो एक साल में उसकी कितनी वैल्यू कम होगी, दैट इज 1 लाख, और यू कैन से दैट 1। तो 17 में से डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, माइनस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन है वो हम उन्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही कंसीडर करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अब हमने क्या पहुंचना है, एमपी से एफसी पर जाने के लिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं। ये चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी हैं, कि कैसे जी से एन पर जाते हैं, डी से एन पर जाते हैं, और एमपी से एफसी पर जाते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो अभी आपने इसको पुराने चैप्टर की थर्ड की
वीडियो के साइड में, राइट साइड में लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गिवन है, तीनों का हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो पहले तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दिया, तो फर्स्ट केस में कितना हो गया 400, सेकंड केस में 100 और अगले केस में फिर 250, दोनों का डिफरेंस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इस वाले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन से हमें तीनों सेक्टर्स की क्या मिल गई, जीडीपी एमपी। ठीक है, अब इसमें से अगर मुझे ग्रोथ से किस पर पहुंचना है, एन पर, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के लिए डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, माइनस। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए इन्होंने क्या करा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या करते हैं प्लस, और टू अब्रोड क्या करते हैं माइनस। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से आई हुई है। और यहाँ पर हमने दी पेड टू मतलब टू अब्रोड, तो फ्रॉम माइनस टू तो मतलब 10 माइनस 20, तो दैट इज -10। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होगी, -10। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेट, इसीलिए तो हमने इसमें प्लस करा, तो हम क्या पहुंच गए, डी से किस पर पहुंच गए, एन पे। तो नेट फैक्ट डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करेंगे, पर हमारे पास क्या था, टू वाली ज्यादा थी तो आंसर माइनस में था, फ्रॉम -2 मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस में थी, तो इसीलिए हमने इसे माइनस कर दिया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होगा, गिवन है, और सब्सिडीज क्या हो जाएंगी प्लस, टैक्सेस क्या होते हैं माइनस, और सब्सिडी क्या होती है प्लस। तो हमारे पास गिवन है टैक्सेस कितने हैं 50 और सब्सिडी कितनी है 20, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 -20, और ब्रैकेट बाहर है क्योंकि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, तो -50 + 20 दैट इज -30। तो 660 में से -30 माइनस कर दिया, तो दैट इज 630। 660 में से 30 माइनस करें तो दैट इज 630। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें फॉर्म ए की वैल्यू ऐड निकालनी है और फॉर्म बी की। तो फॉर्म और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यू ऐड निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, सेल बाय फॉर्म ए। तो जो फॉर्म ए ने सेल करी वो फॉर्म ए की सेल है। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, बस फर्म ए ने परचेज करा है ना, चाहे कहीं मर्जी से परचेज कराओ, तो ये फर्म ए के लिए क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट कंजप्शन। परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, तो ये बाय फर्म बी ने परचेज करा, जिस मर्जी से परचेज कराओ, तो ये फर्म बी के लिए परचेज कहलाएगी। तो फर्म ए के लिए परचेज कितनी हो गई, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले वैल्यू एडिड किसकी निकाल रहे हो यहाँ पर, फर्म ए की। तो फर्म ए की सेल कितनी आ रही है, यहाँ पर फर्म ए की सेल गिवन है 100, तो यहाँ हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, सेल 100 लिख दी। फिर यहाँ पर लिख रखा है सेल के बाद हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन चाहिए, तो फर्म ए ने क्या परचेज करा, क्या परचेज करा कि इंटरमीडिएट, चाहे फर्म बी से कराओ चाहे कहीं मर्जी से कराओ, तो फर्म ए ने परचेज कितने का करा 40 का, तो ये फर्म ए की परचेज आ जाएगी। और यहाँ पर फिर चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, फिर फर्म बी का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 20 माइनस 25। सो अब यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। अब हम क्या करते हैं, फर्म बी की वैल्यू ऐड करते हैं। तो फर्म बी की पहले सेल देखिए, सेल बाय फर्म बी, सेल बाय फर्म बी कितने की सेल है 200 की, तो यहाँ हमने फर्म बी की सेल को नोट डाउन किया, सेल कितने की है 200 की। सेल के बाद फर्म बी ने परचेज करा, परचेज बाय फर्म बी, कहीं मर्जी से परचेज कराओ, फर्म ए से लिखा हुआ है यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, तो फर्म बी की परचेज चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी 60, तो यहाँ हमने ये 60
माइनस कर दिया, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाई। आगे फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें 35 और फर्म बी का ही हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 45। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो आंसर किसमें आ गया -10। तो यहाँ से ये आ गया 130। देखिए तो अब यहाँ पर ये वैल्यू 55 थी और ये 130, तो टोटल कितनी आ गई 185 लाख। कितने की आ गई है 185 लाख की। ये क्या आएगी जीडीपी एमपी। तो अब हमें किस पर जाना है जीडीपी एमपी से, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है फैक्टर कॉस्ट। क्या पूछा हुआ है हमें, किस पे जाना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज को प्लस। तो हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस बोथ द फर्म के कितने गिवन है 30। तो हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, सब्सिडी है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो दिस इज ऑल। Please like, share and subscribe to my channel Commerce at Glance.